हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माई वेब सीरीज़ की स्टोरी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसकी शुरुआत में लखनऊ शहर में रहने वाले सील और यश को दिखाते हैं। इनकी एक बेटी है जिसका नाम सुप्रिया होता है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाती। वो सबसे इशारों में ही बातें करती है। शील एक गीता भवन जो कि वृद्ध आश्रम होता है उसमें काम करती है। उसका डॉक्टर बनने का सपना था, वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो एक नर्स होती है और गीता भवन में जितने भी बूढ़े रहते हैं उनको इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन देना, यही उसका काम होता है। सील के हस्बैंड यश एक मैकेनिक होते हैं लेकिन उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए वे इतना काम नहीं करते। इनके एक बड़े भाई धर्म भी होते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं। उनकी वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ ही हॉस्टल में काम करती है, लेकिन इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए शील और यश ने अपना छोटा बेटा अर्चित इन्हें दे दिया था। ये बहुत अमीर होते हैं, इसलिए उन्होंने सुप्रिया की डॉक्टर की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाया था और वो एक गीता पैथोलॉजी लैब में डॉक्टर होती है। सुप्रिया काफ़ी दिनों से कुछ परेशान चल रही थी। जब सील उससे पूछती है कि वो इतनी परेशान क्यों है तो वो उन्हें बताती है कि उसके साथ कुछ हुआ है। इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाती, एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब उन्हें तो यही लगा कि सुप्रिया की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। कोर्ट में सील उस ट्रक ड्राइवर को पहचान लेती है, इसलिए उसको जेल में डाल देते हैं। ट्रक ड्राइवर सील को सॉरी बोलता है। वो उससे बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। ये बात सील के दिमाग में बैठ जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। सील समझ जाती है कि जरूर उसकी बेटी को मरवाया गया है। जब वो उसी ट्रक ड्राइवर के घर पर जाती है तो वो उसकी पत्नी का पीछा करती है। उसके बेटे का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में हुआ था, वो भी उस समय जब स्कूल में एडमिशन होते ही नहीं। उन दोनों को स्कूल में छोड़ने के लिए खुद नीलम और केशव उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर आए थे। सील को वहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि उसके ट्रस्टी मिनिस्टर जवाहर हैं और उन्हीं की सिफारिश पर उस ट्रक ड्राइवर के बेटे का एडमिशन हुआ है। नीलम भी जवाहर की बहुत खास होती है और नीलम का खास केशव होता है। दरअसल नीलम और केशव एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो पहले प्रोस्टिट्यूशन में काम करती थी लेकिन बाद में वो किसी तरह मिनिस्टर जवाहर के करीब आ गई और वो उसकी खास बन गई थी। गीता भवन में जवाहर की माँ भी होती है, उनकी देखभाल भी शील ही करती है। जवाहर का एक और खास आदमी होता है जिसका नाम प्रशांत होता है और वो जवाहर के सारे काम करता है। एक रात शील गीता भवन में जाके जवाहर को फोन करके कहती है कि उसकी माँ सुबह तक नहीं बच पाएगी। वो उन्हें तुरंत गीता भवन में आने के लिए कहती है। जब जवाहर वहां पहुंच के अपनी माँ को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक थी। शील उनसे पूछती है कि उन्होंने उसकी बेटी को क्यों मरवाया और उन्होंने ट्रक ड्राइवर के बेटे का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में क्यों करवाया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सील उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और वो उन्हें एक मेडिकल स्टोर में ले जाके स्ट्रेचर पर बांध देती है। जब उसको होश आता है तब वो समझ पाता है कि वो गूंगी लड़की सील की ही बेटी है। वो उससे कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाह रहा था बल्कि वो तो उसे बचा रहा था। वो आगे कुछ बोल पाता, उसकी तबीयत वहीं पर खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पहले ही अटैक पड़ चुके थे और उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। सील उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में रखकर उसे वहां से बाहर ले जाती है। नेक्स्ट डे जौहर के आदमियों को जब वे कहीं पर नहीं मिलते तो प्रशांत और उसका दोस्त गीता भवन की फोटोज को देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सील उन्हें लेकर कहीं गई थी। वे दोनों भी सील के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि सील ने ही प्रशांत को जौहर के यहाँ पर काम दिलाया था, तो वो शील की हेल्प करता है। उसने उस फुटेज को पहले ही डिलीट कर दिया था और वो ये भी कहता है कि वो जौहर की बॉडी को ठिकाने लगा देगा। नीलम और उसके साथी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर प्रशांत ने जौहर की बॉडी को छोड़ दिया था। उनकी बॉडी पर गोली भी लगा रखी थी जिसे देखकर नीलम को लगा कि उन्हें एसपीएफ वालों ने मारा है। वो गोली एसपीएफ वालों की ही थी। दरअसल मिनिस्टर जौहर ने एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम किया था। ये बात एसपीएफ को पता चल गई थी लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए नीलम को लगा कि उन्होंने ही जौहर को मारा है। जौहर जिस इंसान के सारे ब्लैक मनी को संभालता था उसका नाम गोयल होता है और वो ही सारे मेडिकल स्कैम करवाता है। नीलम को किसी भी हालत में एक क्रिप्टो की चाहिए थी जो हमेशा जौहर के पास ही रहा करती थी क्योंकि उस क्रिप्टो की के बिना वे जौहर के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
और उसका पासवर्ड भी हर घंटे में अपने आप बदलता रहता है। अगर ये बात गोयल को पता चल गई कि क्रिप्टो की उनके पास नहीं है तो वे सबको जान से मार देंगे, इसलिए नीलम सबको क्रिप्टो की ढूंढने काम में लगा देती है। प्रशांत सील से क्रिप्टो के बारे में पूछता है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की पट्टी बंधी हुई थी और वो एक पेन ड्राइव की तरह दिखती है। सील ने वो क्रिप्टो की मेडिकल वेस्टेज में डाल दी थी जहाँ पर सारा मेडिकल वेस्टेज रखा जाता है। अभी तक तो वो सारा वेस्टेज उस जगह पर चला गया होगा। गीता भवन में यूपी स्पेशल फोर्स मतलब एसपीएफ के इंस्पेक्टर फारूक सिद्दीकी जौहर के बारे में पूछताछ करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया और फारूक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फारूक पहले से इंगेज्ड होता है और उसकी शादी भी हो गई थी, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और वो भी खुद पर्सनली सुप्रिया केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कहीं ना कहीं वो आज भी सुप्रिया से प्यार करता है। फारूक एक मीटिंग में अपने सीनियर से कहता है कि जौहर यूपी के बहुत बड़े बिजनेसमैन गोयल के सारे ब्लैक मनी को संभालता था और इन्हीं की वजह से बहुत सारे मेडिकल स्कैम भी हुए थे। जौहर के मरने के बाद सारा काम नीलम ही संभालने वाली थी, लेकिन अभी उन्हें सूरत के मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टरमाइंड जेएस देसाई को पकड़ना होता है, इससे पहले कि सारा ब्लैक मनी का पैसा उसके पास सूरत भेजा जाए। आगे इसमें शील, प्रशांत और उसका दोस्त शंकर मेडिकल वेस्टेज प्लांट में वो क्रिप्टो की ढूंढने के लिए जाते हैं। सील को वो क्रिप्टो की मिल भी जाती है, लेकिन वो उस की को उन दोनों को नहीं देती। वो उनसे पूछती है कि उसकी बेटी को किसने मरवाया था। प्रशांत उससे कहता है कि जिस गीता पैथोलॉजी लैब में सुप्रिया काम करती थी वहाँ पर मेडिकल स्कैम का पैसा बांटा गया था और ये बात सुप्रिया को पता चल गई थी। जौहर ने तो सिर्फ सुप्रिया को छोटी बच्ची कहकर नीलम से उसे ऐसे ही शांत करने के लिए कहा था, उन्होंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था। लेकिन जौहर की ये बात एक ही इंसान ने नहीं मानी थी। इससे पहले कि वो नीलम का नाम उसको बता पाता, वहां पर केशव पहुंच जाता है। क्योंकि नीलम को प्रशांत के ऊपर शक हो गया था, इसलिए उसने केशव को प्रशांत के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। सील यहाँ पर प्रशांत को ही फंसा देती है ये कहकर कि उन्होंने ही जौहर को मारा है। ये बात बताने के लिए केशव नीलम को फोन करता है, लेकिन प्रशांत और उसका दोस्त शंकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वे केशव को अपने जानने वाले के घर में बांध देते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं आता जाता। सील भी वो क्रिप्टो की प्रशांत को दे देती है। उन दोनों के जाने के बाद वो केशव से पूछती है कि उसकी बेटी को किसने मरवाया था, लेकिन केशव उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो उसकी बेटी के बारे में गलत बोलना शुरू कर देता है और ये सब सील नहीं सुन पाती, इसलिए वो उसके ऊपर गर्म पानी गेर देती है। बाद में केशव उससे कहता है कि नीलम ने सुप्रिया को चुप कराने के लिए गीता पैथोलॉजी लैब में जबरदस्ती उसे 10 लाख रुपए दिए थे। फिर शील गीता पैथोलॉजी लैब में जाकर वहां की फुटेज देखती है और उस फुटेज में सुप्रिया के साथ नीलम को भी देखती है। वो ये भी देखती है कि नीलम इनहेलर का यूज करती है। उधर नीलम जेएस के साथ एक मीटिंग करती है और जो भी बातें उस मीटिंग में होती हैं उन्हें फारूक और उसकी टीम सुन लेती है, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर पहले ही माइक्रोफोन लगा दिया था। इसके बाद फारूक जेएस का पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है और वो उससे ब्लैक बनी के बारे में पूछता है कि वो सारा पैसा कहां पर रखा गया है, लेकिन जेएस उन्हें कुछ भी नहीं बताता और ना ही उसे कुछ भी मालूम था कि गोयल अपने ब्लैक मनी का सारा पैसा कहां पर रखता है। जेएस उनके किसी भी काम का नहीं होता, इसलिए वे उसे वहीं पर मार देते हैं। अगले सीन में शील केशव के फोन से नीलम को फोन करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर नीलम केशव के फोन की लोकेशन को ट्रेस करके उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर शील ने उसके फोन को रखा हुआ था और वो बाहर से शटर को बंद करके उसके अंदर जहरीली गैस छोड़ देती है। नीलम उसी शटर में फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शील गिर जाती है और उसके शूज का एक फित्ता उसी सिलेंडर में अटक जाता है जिससे उसने गैस को रिलीज किया था। वो तभी वहां से भाग जाती है और रघु भी वहां पहुंचकर नीलम को बचा लेता है। आगे इसमें जौहर के जुड़वा भाई मोहनदास को दिखाते हैं। वो पहले चाइना में रहा करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके भाई की मौत हो गई है तो वो लखनऊ पहुंच जाता है और वो अपनी माँ को देखने के लिए गीता भवन में जाता है। वो यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था और जिसके पास भी वो क्रिप्टो की मिलेगी उसे तो वो नहीं छोड़ने वाला। मोहनदास के पूछने पर सील उससे बता देती है कि क्रिप्टो की नीलम मैडम के पास मिलेगी।
मोहनदास तुरंत नीलम के घर जाता है और उसे वहां पर क्रिप्टो की मिल भी जाती है, क्योंकि सील ने मोहनदास के पहुंचने से पहले ही क्रिप्टो की को उसके घर में रख दिया था। वो रघु से नीलम को उसके पास लाने के लिए कहता है और रघु नीलम का वफादार होता है, इसलिए वो नीलम से कहता है कि मोहनदास को उसके घर से ही क्रिप्टो की मिली है और मोहनदास उसे मारना चाहता है। नीलम रघु से कहती है कि उन्हें कोई तो फंसा रहा है। पहले जवाहर मारा गया, क्रिप्टो की गायब हुई और वो अचानक मिल भी गई और अब केशव भी गायब हो गया है। रघु उसकी बात समझ जाता है। नीलम अपने आप को मोहनदास से बचाने के लिए एसपीएफ के सामने सरेंडर कर देती है और वो उन्हें जवाहर, गोयल और ब्लैक मनी के बारे में सब कुछ बता भी देती है। उधर प्रशांत को गोयल के आदमी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि जवाहर के बाद एक वही इंसान होता है जिसके ऊपर गोयल यकीन करता है। गोयल उससे मोहनदास के साथ मिलकर नीलम को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि उसी ने क्रिप्टो की के लिए जवाहर को मारा है। उधर रघु को सील के ऊपर शक हो गया था कि कहीं वही तो उन सबको नहीं फंसा रही। जब वो उसके शूज को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके ही शूज का फीता उस सिलेंडर में लगा हुआ था। वो उसके हस्बैंड के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सील भी रघु के ऊपर हमला करके उसे भी मार देती है। अगले सीन में प्रशांत ऐसा ही करता है जैसा गोयल ने उसको कहा था। वो मोहनदास के साथ मिल जाता है और मोहनदास तो पहले से ही एक गुंडा बदमाश होता है। वो बहुत सारे गन्स और बॉम्ब लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एसपीएफ वालों ने नीलम को सेफली रखा हुआ था और बाहर से पुलिस उसे सिक्योर भी कर रही थी। मोहनदास और उसके आदमी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। इन सब में मोहनदास नीलम को गोली भी मार देता है। फारूक भी जख्मी हो गया था। यहाँ तक कि प्रशांत के दोस्त शंकर को भी गोली लग जाती है। वो तुरंत उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। मोहनदास को भी लगा कि नीलम मर गई होगी, इसलिए वो भी उन्हीं के साथ निकल जाता है। शंकर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ऐसे में वे डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, इसलिए प्रशांत सील को बुलाता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। और प्रशांत और शंकर एक दूसरे को प्यार भी करते थे। उसके पैर में इन्फेक्शन फैल गया था, जिस वजह से शंकर की जान बचाने के लिए उन्हें उसका पैर काटना पड़ता है। मोहनदास को यही पता चल गया था कि नीलम अब भी जिंदा है और वो एसपीएफ की कस्टडी में है। इसके बाद सील फारूक से मिलने हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ वो उसको बता देती है कि जिस नीलम को उसने बचाया है उसी की वजह से सुप्रिया मारी गई थी। सील उसे वो फुटेज भी दिखाती है जिसमें नीलम ने ज़बरदस्ती सुप्रिया को पैसे दिए थे ताकि वो स्कैम वाली बात किसी को ना बताए। वो तुरंत नीलम के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि उसने सुप्रिया को 10 लाख रुपए क्यों दिए थे। नीलम कहती है कि पहले उसे केशव के साथ यहाँ से निकालो, तभी वो उसे बताएगी कि सुप्रिया क्यों मारी गई थी। उधर शील अपनी दोस्त के साथ केशव को बेहोशी का इंजेक्शन देकर एक जगह पर छोड़ देती है और वो उसके फ़ोन को भी ऑन कर देती है और पुलिस उसके फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करके केशव को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर नीलम के केस का जज भी मोहनदास के साथ मिला हुआ था। वो उसको बता देता है कि नीलम को अभी कहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन जब मोहनदास और प्रशांत वहाँ पहुँचते हैं तो नीलम वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि फारूक के सीनियर को ये पता चल गया था कि पहले वाली लोकेशन भी जज ने ही उनको बताई थी। इसलिए इस बार उनके सीनियर ने जज को नीलम की गलत लोकेशन बताई थी और ये जज भी गोयल के साथ मिला हुआ था। उधर जब एसपीएफ की टीम केशव को नीलम के पास लेकर जाती है तो उसके कपड़ों में से अजीब सी बदबू आ रही थी, क्योंकि सील ने पहले ही उसके कपड़ों पर एक दवाई का स्प्रे कर दिया था। जब नीलम केशव के पास जाती है और फारूक के कहने पर वे उसके बयान की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, तभी उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। दरअसल सील ने केशव के कपड़ों पर वो दवाई नीलम को मारने के लिए ही स्प्रे की थी। आगे इसमें दिखाते हैं कि गोयल प्रशांत को गीता पैथोलॉजी लैब में बुलाता है और वो उसे उसी सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहां पर सारा ब्लैक मनी का पैसा रखा हुआ था। इससे पहले वो यहाँ पर सिर्फ जवाहर को ही लेकर आया करता था, लेकिन अब गोयल प्रशांत के ऊपर ही भरोसा करता है और जैसे जवाहर उसके सारे काम को संभालता था, ऐसे ही गोयल प्रशांत को उसका सारा काम संभालने के लिए कहता है। इसीलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया था और उस रूम के अंदर बहुत सारा पैसा होता है। अगले सीन में प्रशांत सील से मिलने जाता है।
वो उसको थैंक्स कहता है कि उसने शंकर की जान बचाई और वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। वो उससे ये भी कहता है कि आगे अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो उसे फ़ोन कर सकती है। जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर केशव पहले से ही मौजूद था, क्योंकि उसे यही लगा कि नीलम को उसी ने मारा है। केशव उससे कहता है कि जो भी पहले घर पर आएगा वो भी तुम्हारे सामने उसे ऐसे ही मारेगा जैसे नीलम उसके सामने मरी थी। तभी अर्चित गेट नॉक करता है। इससे पहले कि वो गेट खोलने जाता, सील केशव को भी मार देती है और वो उसकी बॉडी को अपने बेड के नीचे ही छुपा देती है। उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो प्रशांत के पास फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। वो देखती है कि उसी ट्रक ड्राइवर की बीवी भी प्रशांत से मिलने आई थी, क्योंकि जब से उसके बेटे का एडमिशन हुआ था तब से उन्होंने उसकी फीस नहीं भरी थी और ना ही उन्होंने ट्यूशन की फीस दी थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी कि उसने ही सुप्रिया के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए कहा था और गोयल ने उनसे कहा था कि वे पूरी 3 पीढ़ी तक उनका खर्चा उठाएंगे। ये सब बातें सील सुन लेती है। अब जाके उसे पता चलता है कि प्रशांत शुरू से उसके साथ इसलिए था ताकि वो कभी ये जान ही ना पाए कि सुप्रिया को मरवाने के पीछे गोयल का हाथ है। और शायद जौहर गोयल से ही सुप्रिया को बचा रहा था। और यहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म होती है। तो अब देखना ये है कि इसके सीज़न 2 में क्या दिखाया जाएगा। क्या सच में सील अपनी बेटी के कातिल को मार पाएगी? क्या वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? और क्या मोहनदास को पता चल जाएगा कि सील ने ही जौहर को मारा है? तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।